जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो महाराष्ट्र में एक चेस की गेम चल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे अभी सारी चालें चली नहीं गई हैं, बट राजा घोषित हो चुका है। जी हां, एकनाथ शिंदे जी ने सीएम पद का शपथ ले ली है। वहीं देवेंद्र फर्नांडिस, जिनके पास 106 एमएलए थे, वो डिप्टी सीएम बने हैं। तो अब यहाँ पे जो हुआ है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बीजेपी का बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक, एक बहुत लंबी विजन है। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है इनकी लंबी विजन और कैसे यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ सामने आ सकता है, और असली जो लड़ाई है वो सत्ता की नहीं है, वो शिवसेना की कमान की है। तो इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जी हाँ, यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी ने शपथ ले ली है सीएम पद की, और हो सकता है कि 2 दिन में ये एक स्पेशल सत्र बुला के फ्लोर टेस्ट भी करवा दें, जहाँ पे ये बोल रहे हैं इनके पास नंबर्स हैं। और वहीं देवेंद्र फर्नांडिस बने हैं उप मुख्यमंत्री। तो यहाँ पहले डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सब जो एमएलए हैं, बागी एमएलए हैं, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आ सकते हैं और कैसे ये उसको डॉज भी कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि एंटी डिफेक्शन एक्ट की जरूरत आखिरकार पड़ी ही क्यों इंडिया में। ये ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें ये एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ है 52 अमेंडमेंट ऑफ 1985, जिसमें 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, उसमें इसको रखा गया है एंटी डिफेक्शन एक्ट को। और ये इसको लाने की मेन वजह जो थी, 1960 से लेकर 1980s में एमएलए की बहुत ही ज्यादा खरीद फरोख्त हो रही थी, जहां पे एमएलए पैसों के लिए या अपने पर्सनल कारणों के लिए बहुत ही ज्यादा पार्टीज चेंज करते थे। तो इसको देखते हुए ही यहाँ सरकार ने ये सोचा कि एक ऐसा लॉ लाना चाहिए जिसमें एमपीज या एमएलए अपनी पार्टी ना बदल पाए आफ्टर इलेक्शन, अगर वो जीत जाए तो। रीजन बीइंग कि आपको अगर पब्लिक ने वोट दिया है तो उसके पीछे एक रीजन है, वो आपको एज ए इंडिविजुअल वोट नहीं दिया, वो पार्टी की एक आइडियोलॉजी हो सकती है, आपके बड़े नेता हो सकते हैं, या आपकी और रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं। तो एक वोटर सब कुछ देख के ही अपना वोट किसी पार्टी को देता है, और आप जब वोट लेने के बाद पार्टी चेंज कर लेते हैं तो एक किस्म से वो धोखा है उस वोटर के अगेंस्ट जिसने आपको वोट दिया है। और इससे होता क्या था कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी चेंज हो जाती थी, गवर्नमेंट टूट जाती थी, जिसमें पैसों का खर्चा होता था, पॉलिसीज नहीं बन पाती थी, सारा टाइम गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट को बचाने में ही लगी रहती थी। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो चुका था। 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2003 में इसको अमेंड किया गया था। तो ये एक्ट अब कहता क्या है, यहाँ पर 3 सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, जहाँ पे एक इलेक्टेड जो एमएलए है वो अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन एक्ट लग जाता है। तो उसको पार्टी बोलती है कि आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल जाइए, बट एमएलए नहीं रहेंगे अब आप। दूसरा सिनेरियो रहता है कि अगर आप इलेक्ट हुए हो इंडिपेंडेंट, एज एन इंडिपेंडेंट आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा है, और अब आप इलेक्शंस के बाद बोलते हैं कि मैं किसी भी एक पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूं, तो यहाँ पे भी आपको रोका जाएगा कि आप निर्दलीय चुने गए, वहां के लोगों को उस पार्टी का कैंडिडेट नहीं पसंद था, इसलिए आपको उन्होंने वोट दिया है। तो अब आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप इस एक्ट के अंडर आ जाएंगे। आप समर्थन दे सकते हैं, आप किसी भी पार्टी को उसके फेवर में वोट कर सकते हैं, बट आप उस पार्टी को ऑफिशियली ऑन पेपर ज्वाइन नहीं कर सकते। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है नॉमिनेटेड लोगों के लिए। जैसे कुछ जो एमएलए और एमपी होते हैं वो नॉमिनेट होके जाते हैं, जैसे राज्यसभा में जाते हैं, तो उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि किसी एक पार्टी की तरफ से अपने आप को चुन लेने का, और उसके बाद ही उनके ऊपर ये एक्ट लगता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे पहला सिनेरियो, जहां पे कि एक एमपी एमएलए अपनी सदस्यता छोड़ता है। देखिए, वो अपनी जो मेंबरशिप है वो वॉलेंटरी छोड़ सकता है कि वो स्वेच्छा से दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, या फिर हो सकता है जो पार्टी है वो डिसाइड करती है कि ये हमारे अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, या ये हमारी पार्टी के साथ नहीं चल रहे हैं, या इनकी आइडियोलॉजी अलग है, तो वो स्पीकर को बोल के उनके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन एक्ट लगा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पावर रहती है जो स्पीकर रहता है उस हाउस का। जो स्पीकर होगा वो ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी का ही होता है, क्योंकि वो भी वोटिंग से ही डिसाइड होता है। तो लगभग अगर पार्टी डिसाइड कर लेती है अपने किसी एमपी एमएलए को इस एक्ट के अंडर लाना, तो स्पीकर उसको मान जाते हैं। तो अब बात आती है कि शिंदे ग्रुप इसको कैसे बाईपास कर सकता है। तो देखिए जी, बाईपास करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप 2/3 मेजोरिटी के साथ किसी एक पार्टी में सीधा विलय कर लीजिए। सपोज यहाँ पे शिंदे ग्रुप सीधा अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ किसी एक पार्टी में चले जाते हैं, तो उनपे एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं लगेगा, वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, वो एमएलए रहेंगे। बट यहाँ पे वो ये नहीं करना चाहते, वो शिवसेना को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो स्पीकर है वो उसके सामने बोल सकता है कि हम ही शिवसेना है, अगर कोई और हमारे अगेंस्ट वोट कर भी रहा है तो इसका कोई इश्यू नहीं है, हमारे पास मेजोरिटी है, क्योंकि बीजेपी उनको समर्थन देने को तैयार है, तो हमारे पास मेजोरिटी है और हम ही रियल शिवसेना है। तो जो स्पीकर है उसके पास पावर रहती है
फिर से जो स्पीकर रहेगा वो चुनी हुई पार्टी का ही रहता है, तो वो ये डिसाइड करता है कि हाँ, मैं आपको ही शिवसेना मानता हूँ और आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं लगेगा। तो इस तरह जो शिंदे ग्रुप है इसको बाईपास कर सकता है। तो अब इसमें जो असली चेस की गेम है वो आती कहाँ से है? जो शतरंज की बाजी बीजेपी ने चली है वो चली क्यों है? देखिए क्या है, जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है उसमें रीजनल शिवसेना का बहुत बड़ा हाथ है। तो बीजेपी इनको अपने में नहीं मिलाना चाहती है। वो चाहती है कि ये शिवसेना शिव सैनिक ही रहें और इनके साथ ही वो लड़े अगला इलेक्शन, क्योंकि आगे बीएमसी के इलेक्शन आने वाले हैं जहाँ पे 37 साल से शिवसेना का राज है। तो वो इनको अपने अंदर नहीं लाना चाहते, इसीलिए बार बार एकनाथ शिंदे जी भी अपने आप को बाला साहिब के शिव सैनिक बता रहे हैं, ताकि जो मराठी अस्मिता है वो बरकरार रहे। शिंदे साहब खुद मराठा हैं, तो उनके पास एक सेंटिमेंट्स है मराठी वोट का, इसलिए बीजेपी चाहती है कि हम इनके साथ ही लड़ें और जो हिंदुत्व की कोर आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर शिवसेना और बीजेपी का अस्तित्व टिका हुआ है, वो ये दोनों पार्टी एक साथ आए ताकि जो बीएमसी में इनका वर्चस्व है और ज्यादा बढ़ सके। यही रीजन है कि 106 सीट होने के बाद भी डेविड फर्नांडिस जी ने डिप्टी सीएम का पद के लिए राजी हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले जो इलेक्शन है बीएमसी के वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।